आप सभी जीव विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों का हमारे जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी शिक्षक केएसएन वर्मा। इसके पहले हम पादप जगत जो हमारा तीसरा चैप्टर है इस पहली इकाई का, उसमें 5 लेसन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम शैवालों से शुरू करके शैवालों के बारे में पढ़ा, फिर शैवालों के वर्गों के बारे में पढ़ा, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा। ब्रायोफाइट्स 2 तरह के, लिवरवर्ट और मॉसिस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, उनके कैसे कैरेक्टर होते हैं। तो 5 लेसन हम इसके पढ़ चुके हैं। आज छठा लेसन हम पढ़ेंगे। उसके आगे का जो हमारा अगला भाग है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। जिम्नोस्पर्म जो अगले तरह का पादप होता है, पादप समूह होता है पादप जगत में, वह होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म मुख्य रूप से जो इनका नाम रखा गया है जिम्नोस का अर्थ होता है अनावृत और स्पर्म का अर्थ होता है बीज। जिम्नोस्पर्म का अर्थ हुआ कि अनावृत बीज वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनमें बीज जो है वह अंडाशय के भीतर ढका हुआ नहीं रहता है, उसके ऊपर कोई खोल नहीं पाया जाता है, ऐसे बीज वाले पौधों को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इनमें जो बीजांड होते हैं वह अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरी बात कि निषेचन के पूर्व तथा बाद में दोनों ही समय यह जो बीजांड होता है यह ढका हुआ नहीं रहता है, अनावृत ही रहते हैं। इस समूह के पौधे, इनका जो आकार की होती है जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, उस पर बात करें तो पौधे जो पाए जाते हैं इस समूह में वह मध्यम आकार के या लंबे आकार के वृक्ष हो सकते हैं या झाड़ियाँ हो सकती हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं इस समूह के पौधों की, वह सभी की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। तो मूसला जड़ की शुरुआत हम देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म से होती है। हमारा जो इस पृथ्वी पे सबसे लंबा पौधा पाया जाता है, इस विश्व का सबसे लंबा पौधा जो माना जाता है, वह पौधों के इसी समूह से पाया जाता है। इसी समूह का पौधा वह होता है जिसका नाम सिकोया है। वह एक जिम्नोस्पर्म है और विश्व का सबसे लंबा पौधा माना जाता है। इनके कुछ जो जीनस होती हैं उनकी जड़ों में कवक निवास करते हैं। कवक पाए जाने का मतलब वो उनकी जड़ों के साथ सहसंबंध बनाकर रखते हैं, सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ऐसी जड़ों को हम जो कवक मूल कहते हैं, जिनकी जड़ों में कवक के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसका उदाहरण होता है पाइनस। पाइनस की जड़ों में कवक मूल पाए जाते हैं, मतलब उनकी जड़ों के साथ कवक जुड़ा हुआ होता है। कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें कोरेलॉइड रूट कहते हैं या प्रवाल रूट कहते हैं। इन प्रवाल रूट्स में कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं या नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है। यह साइनोबैक्टीरिया इन जड़ों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं और ऐसी जड़ों को कोरेलॉइड रूट या प्रवाल मूल कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है साइकस में पाई जाने वाली प्रवाल मूल या कोरेलॉइड रूट्स। इसके आगे देखें, इनके जो तने होते हैं, तनों की जो संरचना होती है वह 2 तरीके की हो सकती है। शाखा युक्त हो सकती है या बिना शाखा की एक शाखा वाली हो सकती है। कुछ पौधे होते हैं जिनमें शाखाएं हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि पाइनस, देवदार, सिड्रस। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं खजूर की तरह जिनमें शाखाएं नहीं निकली होती हैं, उन्हें हम अशाखीय जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वो सरल संरचना वाली होती हैं, संयुक्त होती हैं। और साइकस में जो पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती हैं वो कई वर्षों तक लगी भी रहती हैं। तो तना और पत्तियां किस तरह की होती हैं जिम्नोस्पर्म में, ये हमें इससे पता चलता है कि इनमें पत्तियां जो होती हैं वो सरल और संयुक्त दोनों तरह की होती हैं और पिच्छाकार पत्तियां होती हैं
जो कि साइकस पौधे में कई वर्षों तक लगी भी रहती हैं। जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती हैं वह अत्यधिक ताप, नमी और तेज वायु को सहन करने की क्षमता होती है उनमें। मतलब वह ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है या बहुत तेज़ उसमें वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी है या बहुत तेज़ वायु चल रही है, तब भी आसानी से पौधे से टूटकर नहीं गिरती हैं, लगी रहती हैं। इनमें इन सब चीज़ों को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इन पौधों का आकार शंक्वाकार या गुंबदाकार हमें दिखाई देता है। जो शंक्वाकार पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वह सुई की तरह होती हैं, जैसे कि पाइनस। इनमें यह सुई की तरह पत्तियां इसलिए होती हैं कि जिससे यह जो पानी का जो ह्रास होता है उसको कम से कम कर सकें। सभी तरह के जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की सतह, उसका क्षेत्रफल कम होता है, कम चौड़ी होती हैं। उनके ऊपर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और उनकी पत्तियों के ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं वह गर्त रंध्र होते हैं। कहने का मतलब गड्ढे में वो रंध्र पाए जाते हैं जिससे आसानी से सूर्य की रोशनी उन तक न पहुँचे और पानी का ह्रास या नुकसान कम से कम हो, चूँकि यह मरुस्थलीय प्रवृत्ति में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। जीरोफिटिक नेचर के पौधे होते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों की जो प्रवृत्ति होती है वह जिम्नोस्पर्म की से मिलती जुलती है। सभी जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं और बीजाणुधानी में इनके दो प्रकार के अगुणित बीजाणु बनते हैं। विषम बीजाणु होने का मतलब कि बीजाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। नर और जो मादा बीजाणु होते हैं उन वह अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। तो बीजाणुधानी में दो प्रकार के अगुणित बीजाणु बनते हैं। एक को कहते हैं लघु बीजाणु तथा दूसरे को कहते हैं बृहद बीजाणु। यह जो पौधे होते हैं बीजाणुधानी में वह बीजाणु पर्ण पर लगे हुए होते हैं। बीजाणुधानी जो पाए जाते हैं जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं वह बीजाणु पर्ण मतलब ऐसी पत्तियां जिस पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं उसे हम बीजाणु पर्ण कहते हैं। उस बीजाणु उत्पन्न करने वाले पत्ती के ऊपर ही वह बीजाणुधानी लगी होती है और यह जो बीजाणु पर्ण होता है वह तने पर सर्पिल आकार में लगकर एक ढीला ढाला मतलब सलथ या सघन शंकु का निर्माण करता है। दोनों तरह के शंकु बन सकते हैं, वह निर्भर करता है वह किस तरह का पौधा है, नर पौधा है या मादा पौधा है। आगे हम देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी तथा लघु बीजाणु पर्ण वाले शंकु को लघु बीजाणुधानिक या नर शंकु कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं या ऐसा सघन गुच्छा जिसमें लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं और उस पर लघु बीजाणुधानी लगी होती है, उसको हम लघु बीजाणुधानिक या नर शंकु कहते हैं। नर शंकु में लघु बीजाणु पर्ण से वह बना हुआ होता है नर शंकु। लघु बीजाणु से जो है नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न होते हैं जो कि अत्यंत ही छोटे होकर के पराग कणों का निर्माण करते हैं। यही जो लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न होता है वह बहुत छोटा होकर के न्यूनीकृत होकर के पराग कण का निर्माण करता है। गुड़ बीजाणु पर्ण वाले शंकु को मादा शंकु कहते हैं। ऐसा शंकु जिसमें जो कि गुड़ बीजाणु पर्ण के संगठन से बना हुआ होता है उसे हम मादा शंकु कहते हैं। और दोनों ही प्रकार के नर व मादा शंकु कभी कभार एक ही वृक्ष पर हमें दिखाई जाते हैं, जैसे कि पाइनस में दोनों प्रकार के शंकु एक ही वृक्ष पर दिखेंगे, या ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि यह दोनों प्रकार के शंकु अलग अलग वृक्षों पर पाए जाते हैं। अब विकास कैसे होता है? जो मेगास्पोर मदर सेल होती है मतलब बीजाणु मात्र कोशिका, हिंदी बहुत कठिन होने के कारण हमने उसको अंग्रेजी में लिखा है। जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है वह जो बीजांडकाय होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में, उसकी किसी कोशिका के विभेदीकरण से बनती है। मतलब उसी में से एक कोशिका जो है वह मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करने लगती है, जो बीजांडकाय होता है या न्यूक्लियस होता है। बीजांडकाय के चारों ओर एक
आवरण पाया जाता है, उसको कठोरता से घेरे होता है। और मेगा स्पोर मदर सेल और बीजांड काय जो कि दोनों मिला करके जो इस आवरण से घिरा हुआ अस्तर होता है, इस घिरी हुई संरचना को हम बीजांड कहते हैं। और उस बीजांड के भीतर क्या होता है, वही बीजांड काय और मेगा स्पोर मदर सेल। बीजांड जो होते हैं वह गुर बीजाणुपर्ण पर लगे हुए होते हैं और यह गुर बीजाणुपर्ण ही सघन होकर के मादा शंकु का निर्माण करते हैं। आगे कैसे विकास होता है, मियासिस होती है इस मेगा स्पोर मदर कोशिका में। बीजाणु मात्र कोशिका जो पाई जाती है न्यूक्लियस पर मादा शंकु के ऊपर, उसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल मतलब बड़े बृहद बीजाणु मात्र कोशिका, बड़े बीजाणु को बनाने वाली मादा बीजांड को बनाने वाली कोशिका जो होती है शुरुआत में, उसको हम मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। वह मेगा स्पोर मदर कोशिका, उसमें मियासिस होती है और हम जानते हैं कि मियासिस एक रिडक्शन डिवीजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की मात्रा आधी हो जाती है और बनने वाली कोशिकाओं की संख्या हमेशा 4 होती है। जब भी मियासिस होता है जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर भी मेगा स्पोर मदर कोशिका में मियासिस होती है और 4 गुर बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ एक ही कोशिका जो है, 4 जो कोशिकाएं बनी हैं उनमें से 3 समाप्त हो जाते हैं। एक ही कोशिका जो है वह मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है और यह मादा युग्मकोद्भिद के भीतर 2 या 2 से अधिक स्त्री धानी पाई जाती हैं। इस स्त्री धानी को हम मादा जनन अंग भी कहते हैं। बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी में ही लगा रहता है। यह जो बहुकोशिकीय होता है, यह मादा युग्मकोद्भिद यह बीजाणु धानी के भीतर ही लगा रहता है, शंकु के भीतर ही लगा रहता है। जिम्नोस्पर्म में नर तथा मादा दोनों ही युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट की और टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि दोनों ही अपने स्पोरोफाइट के साथ, दोनों ही युग्मकोद्भिद स्पोरोफाइट के साथ बीजाणुधानी में ही लगे रहते हैं। और बीजाणुधानी से निकलने वाले जो परागकण होते हैं, यह फिर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है या मादा शंकु होता है, उस पर लगा हुआ बीजांड होता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। हवा के माध्यम से उसमें बीजांड के ऊपर जो छिद्र पाया जाता है वहाँ तक हवा द्वारा पहुँचाए जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद उस परागकण का अंकुरण होता है, उससे एक नली निकलती है जिसे हम परागनली कहते हैं। यह परागनली जो नर युग्मक होता है परागकण के भीतर, उस नर युग्मक को लेकर के स्त्री धानी की ओर जाता है और वहाँ पे शुक्राणुओं को छोड़ देता है और वह शुक्राणु गुरु बीजांडु में पाए जाने वाली स्त्री धानी में के अंडाणु से जुड़ जाते हैं और निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से एक नया भ्रूण विकसित होता है और यह भ्रूण बीजांड से बीज बनता है और यह बीज जो बनते हैं भ्रूण के विकसित होने से बीजांड से बीज बनते हैं और यह बीज हमेशा ढके हुए नहीं रहते हैं, खुले ही पाए जाते हैं। तो यह था आज का हमारा लेसन। इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा बीजाणुधानी में स्त्री धानी या मादा जनन अंग का निर्माण होता है, मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है मियोसिस के द्वारा, और कैसे निषेचन होता है, कैसे परागनली बनती है, ये सारी बातें हमें इसमें देखने को मिली। तो यह था आज का लेसन जो कि आधारित था जिम्नोस्पर्म से जुड़ा हुआ था। जिम्नोस्पर्म के लिए इस लेसन से संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ें थी इसमें शामिल की गई थी। बाकी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं कि सर यह चीज़ समझ नहीं आ रही कि गुरु बीजाणुपर्ण क्या है, लघु बीजाणुपर्ण क्या है, मादा युग्मकोद्भिद क्या है, नर युग्मकोद्भिद क्या है, कैसे परागकण बनते हैं, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये सारी बातें समझने के लिए इस वीडियो को
1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना पड़े देखिए, और नहीं समझ में आता तो कमेंट करके हमसे क्लियर करिए, हम उसको तुरंत क्लियर करेंगे। बाकी आप मिलते रहिए, हम आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं एंजियोस्पर्म, और तब तक आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएँ।